इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, माजी में शायद ही कभी ऐवान बाला के इंतखाब में इतनी कंट्रोवर्सी देखने को मिली हो। तमाम तर तनाज़े, कंट्रोवर्सीज, दबाव, खरीदो फरोख्त अल्लन ऐलान है और डंके की चोट पे है। सेनेट इलेक्शन में वोट कैसे ज़ाया करना है, अब से कुछ देर कबल अली हैदर गिलानी ये तरीका तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली को समझा रहे थे। उन्होंने मंजर आम पर आने वाली इस वीडियो की ओनरशिप भी ली है, वजाहत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस कॉन्फ्रेंस से बहुत से लोग ऑफकोर्स मुख्तलिफ चीज़ें अखज़ कर रहे हैं। समझने को तो तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली उनके पुराने दोस्त हैं और वो अपने पुराने दोस्त को वोट ज़ाया करने का तरीका बकौल किसी कीमत पर बता रहे हैं या मामला दोस्ती पर तय हो रहा है। बहरहाल ये आज जानने की कोशिश करेंगे। गोया ये वैसी ही कच्ची वारदात थी कि जो ज़िमनी इंतखाब ने सरदार बुज़दार साहब से सरजद हुई। उन्होंने वीडियो बनाने वाले अजीज़ दोस्त का नाम अभी तक नहीं बताया, सीगा राज ही रखा है। तहरीक इंसाफ इस वीडियो को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंची और तब दफ्तरी औकात ख़त्म होने की वजह से सुनवाई ना हो सकी, लेकिन अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले चुकी है। गो के हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 इस हवाले से कानूनी तौर पर खामोश है, लेकिन क्या करप्ट प्रैक्टिसेस या मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में ये आएगा? क्या इसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन करेगी? क्या ये सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं कल के सेनेट के इलेक्शन के लिए, क्या उनके इलेक्शन को मुतासिर करेगा या नहीं? कैन दिस इवेंचुअली टर्न इनटू अ डिस्क्वालिफिकेशन एज तहरीक इंसाफ इज वांटिंग? इसी के ऊपर आज बात करते हैं। खुशामदेद कहूंगी मैं फवाद चौधरी साहब को, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौधरी हैं हमारे साथ, फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रह चुके हैं, लेकिन इन दोनों से पहले खुशामदेद कहेंगे अली हैदर गिलानी साहब को। साहबजादे हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब के, और इस वीडियो के अंदर भी आप इनको देख रहे हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर साहब, गो के आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नहीं लग रहा होगा कि आज की जो शाम है आप शायद सुर्खियों के अंदर होंगे और कल की भी लीड स्टोरी के अंदर होंगे, बट दैट बीइंग सेड सर, ये आपके कैसे दोस्त हैं जो आपकी खुफिया वीडियोस बनाते हैं? देखिए, मैंने तो दोस्ती के नाते पे उनसे वोट मांगा और एक दफा नहीं कई दफा मांगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर वो मेरी वीडियो बनाना चाहें तो बना लें। मैं अभी दोबारा भी उनसे मिल लूंगा, अगर दोबारा मेरी वीडियो बनाना चाहें दोबारा भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वोट खत्म हो गया, अब ना मिलिएगा, एक और मसला पड़ जाएगा। नहीं, मैं आई वाज जस्ट सेइंग बिकॉज क्योंकि मेरा दिल साफ है और मैं नहीं समझता कि मेरे वोट मांगने से, कि वोट मांगने के तरीके से मेरे को गलती है। ये यहाँ पर सवाल है बैलेट पेपर का। मैंने किसी बैलेट पेपर को टेम्पर नहीं किया, न मैंने किसी बैलेट पेपर को खराब किया है। मेरे से सवाल पूछा गया कि अगर उनको बैलेट पेपर, उनकी पार्टी उन पे शक करती है और उनको बैलेट पेपर देती है जिसपे उनके अपने कॉन्शियस का वोट नहीं है, तो उस पे उनको क्या करना चाहिए? मैंने उनको एक सिंसियर एज अ पार्लियामेंटेरियन एक मशवरा दिया कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं ये करता। सर, दो बातें, एक तो आपने बैलेट पेपर खराब करने का तरीका कार उनको समझाया है, क्या आपको लगता है वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये गैर इखलाकी हरकत नहीं है? ये बिल्कुल जी गैर इखलाकी हरकत ये है कि उनको निशान लगाया हुआ बैलेट पेपर दिया जाए। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गैर इखलाकी हरकत है। इससे बड़ी गैर इखलाकी हरकत नहीं हो सकती कि किसी कैंडिडेट, किसी वोटर को उसकी मंशा के बगैर वोट पे मजबूर किया जाए या उसको वो बैलेट दिया जाए जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है और निशान लगा हुआ बैलेट पेपर दिया जाए कि तुम जाकर ये बैलेट बॉक्स में डाल के आओ। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई इखलाकी और कोई अनडेमोक्रेटिक चीज नहीं हो सकती। सर, आखिरी निशान लगा बैलेट पेपर कब मिला था किसी को? जी, क्या बोल रही है मुझे? आखिरी निशान लगा हुआ बैलेट पेपर, स्टैम्प बैलेट पेपर कब मिला था किसी को, और वो भी इस्लामाबाद के मैदान? आपको याद होगा पिछली दफा, ये मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीटीआई के लोगों ने ये आके मुझे कहा कि हम पे शक किया जा रहा है, हमें कहा गया है पार्टी की तरफ से कि हम आपको निशान लगा कर देंगे बैलेट पेपर और आपने वो बैलेट बॉक्स में डालना है। तो ये तो ग्रीवियंस उनकी है। अच्छा, चलिए उसके ऊपर आते हैं, इससे पहले आपको याद होगा प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी जो लास्ट टेन्योर में इलेक्शन हुआ था पीटीआई गवर्नमेंट में, तो किस तरह पोलिंग रुकी थी केपीके की असेंबली में और किस तरह वहां पर लोगों की जेबों से निशान ज़दा वोट मिले थे। सर 2015 के अंदर तो सर ये बाहर भी एक डील हुई थी परवेज खटक साहब के साथ, उन्होंने तो बाहर बैलेट आके देखे भी थे, बाहर दिखाए गए थे। वोट जाया हो जाएगा,
मैं ये नहीं कह रहा कि वोट जाया सर, मगर वो एक और स्टोरी ऑल टुगेदर, एंड आई विल गेट टू दैट इन अ सेकंड। मगर हैदर, क्या अमूमन इस तरह की मुलाकातें, वो भी दोस्तों से, और जिधर आपके कॉन्शियंस भी क्लियर है, आप कह रहे हैं कि मैं तो कैनवसिंग कैंपेनिंग कर रहा हूं, क्या ये अंधेरों में इस तरह की मुलाकातें होती हैं? देखिए जी, वो उन्होंने मुझे जहां बुलाएंगे मैं उधर ही जाऊंगा। कहाँ बुलाया था आपको? जी, कहाँ बुलाया था आपको? इस्लामाबाद में जी। और ये कल रात की वीडियो है? जी बिल्कुल। अच्छा, और हैदर मुझे एक और बात बताइएगा कि कोड नंबर्स देना, वोट जाया कैसे करना है। मैं देख रही थी अभी तक इलेक्शन एक्ट 2017 कानूनी तौर पे तो इट डजंट स्पेसिफिकली से कि ये इलीगल है कि नहीं, मगर इसकी तशरीह अभी इलेक्शन कमीशन करेगा क्योंकि वो अभी नोटिस ले चुके हैं। दैट बीइंग सेड सर, इलेक्शन एक्ट के अंदर जो शिक है नंबर 178, इंटरफेरेंस विद द सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, इसके अंदर पॉइंट जी कहता है अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन और डू और कॉज टू बी डन एनीथिंग विच मे इन एनी मैनर इन्फ्लुएंस और एडवर्सली अफेक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर आपकी ये वीडियो या ये सारा कुछ जो है ये अगर इसके जुमरे में आता है तो यू डू रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस? आई एम रेडी फॉर ऑल द जो भी ईसीपी या कोई अदारा इसकी कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, आई एम देयर। मैं खुद पेश हूंगा और सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि माई कॉन्शियस इज क्लियर। मैंने किसी को टेम्पर नहीं किया, मैंने कोई बैलेट पेपर के साथ टेम्परिंग नहीं की। मेरे से किसी ने सवाल पूछा, वो प्रेशराइज थे, वो डरे हुए थे, वो अपना कॉन्शियस में वोट देना चाहते थे और वो डरे हुए थे, वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, तो उसका मैं उनको जवाब जो मेरा था कि अगर आप इस तरह वोट करेंगे तो वोट जाया हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप वोट जाया करेंगे। और आप वीडियो का कंटेंट शुरू में सुने, मैंने उनको कहा है कि आप पे शक नहीं करेंगे, आप बेशक वोट दें गिलानी साहब को, आप पे पार्टी शक नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पे शक करती है तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वोट जाया किस तरह करें हम, तो मैं उनको बता रहा था कि वोट इस तरह जाया हो सकता है, ये नहीं कहा कि वोट जाया करें आप। सर, आप बार बार कह रहे हैं हैदर साहब कि वो वोट देना चाहते हैं गिलानी साहब को और वो प्रेशर में अपनी जमात की तरफ से, तो सर ये मुझे बताएं, आपको तस्दीक क्यों चाहिए? ये बाद अज़ां जो तस्दीक है ये आपको क्यों चाहिए कि इसको जाया कर दो? फिर आपने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने मुझे कि हमें एटलीस्ट जाया करने का फायदा गिलानी साहब को, तो ये आपको तस्दीक क्यों उसकी चाहिए? 2 तरीके है ना, गिलानी साहब को कामयाब करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो या तो उनके हक में वोट जाए और हबीब शेख के खिलाफ वोट जाए, या फिर उसके किसी के कैंडिडेट के हक में वोट ना जाए। ठीक हो गया? कामयाबी के 2 ही रास्ते हैं ना। तो वो रास्ता मेरे से पूछ रहे थे कि आप बताएं कि अगर वोट जाया क्या इस तरह वोट जाया हो जाएगा? मैंने कहा जी इस तरह वोट जाया हो जाएगा, लेकिन आपने वोट जाया नहीं करना, आपने गिलानी साहब को वोट डालना है। यू गेट मैं उनको फोर्स कर रहा था, मतलब फोर्स तो नहीं, मैं उनको कन्विंस कर रहा था कि आपने अगर आप वोट देना चाहते हैं और आप मुझे बुला के कह रहे हैं कि मैं वोट देना चाहता हूँ, मैंने नहीं बुलाया उनको, उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा सर, ये नंबर जो आप बता रहे हैं 60, 23, 71, 11, ये नंबर्स क्या है सर? ये देखिए ना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये काउंटिंग में इनवैलिड वोट्स बाद में पोलिंग एजेंट से उम्मीदवारों को दिखाए जाते हैं। ये तो वोट खराब करने का एक रास्ता है कि आप उनके ऊपर कोई और नंबर लिखते जाएं और पाने की बजाय। और सर, ये जब वोट इनवैलिड हो जाता है तो बाद में उम्मीदवारों को जरूर दिखाए जाते हैं, और बाद अज़ां इसलिए भी देखे जाते हैं और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि बाद में पेमेंट कर दी जाएगी जब तस्दीक हो जाए। नहीं जी, इसमें इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के इसके अलावा मेरी और बहुत मुलाकातें हैं इनके साथ भी और भी बहुत से पार्लियामेंटेरियन के साथ, जिसमें कोई भी किसी किस्म की फाइनेंशियल या मॉनेटरी बात नहीं की हमारी तरफ से, और ना हम कभी पैसे की सियासत हमने कभी की है और ना हम आगे कभी पैसे की सियासत करने का इरादा रखते हैं। मैर यू नो आवर फैमिली, हम लोग किस तरह कैंपेन करते हैं और हम किस तरह। आई अंडरस्टैंड सर, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन कि जब आपको तस्दीक चाहिए होती है किसी चीज की, तभी चाहिए होती है जब कोई अंडरस्टैंडिंग हो या बाद अज़ां उसके अंदर कोई लेन देन का मामला हो कि अगर इनवैलिड वोट हो तो ये नंबर हो तो हमें पता लग जाए कि 70 नंबर आया था। इसमें कोई ऐसी निशानी वाला वोट नहीं था, इसमें कोई ऐसा तो वाई स्पेसिफिकली 60, 23, 71 और 11? वाई दीज नंबर्स? व्हाट डू दे सिग्निफाई? They wanted कि हम उनको जो वोट जाया कर रहे हैं उनके ऊपर हम किस तरह नंबर लगाएं। तो फिर आप यानी कि आप इसके थ्रू ट्रेस कर सकते थे कि क्या 70 नंबर वाले ने अपना वोट जाया किया है कि नहीं, तो तस्दीक हो जाती है। इसमें ऐसे नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैंने उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर आप वोट इस तरह वोट जाया हो सकता है हमारा, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको रोकेंगे नहीं, आप वोट कास्ट करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली हैदर गिलानी मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी मैं हाजिर हूँगा, इलेक्शन कमीशन बुलाए, मैं उनको समझाऊंगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। उनका कहते हैं मेरे कॉन्शियंस क्लियर हैं। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब से बात करेंगे। कल होने क्या जा रहा है, पॉसिबली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेनेट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। फवाद चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, आपसे आगाज करूंगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 जो है कानूनी हवाले से इस बात के ऊपर बिल्कुल खामोश है, साइलेंट कि आप वोट कैसे कास्ट करेंगे, मार्क कैसे करेंगे। कानूनी हैसियत कोई नहीं है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द लॉ एक्सपर्ट्स आई स्पोक टू। तो आप किस ग्राउंड पे इनको डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश करेंगे? किन को डिस्क्वालीफाई कराने की? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को? नहीं, क्या मतलब उनकी जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स नहीं है? नहीं, पावर्स हैं सर। इलेक्शन एक्ट 2017 कहा जा रहा है कि साइलेंट है इस पूरे इशू के ऊपर कि मार्क अगर कर दें आप वोट को गलत तरीके से, या हाउ टू कास्ट अ वोट, या इसके ऊपर मिसकॉन्डक्ट क्या है, इस हवाले से पोलिंग स्टेशन तक इलेक्शन एक्ट जरूर बताता है। हाँ, नहीं महर, वो तो इसके ऊपर तो पूरे चैप्टर्स हैं। पीपीसी का जो सेक्शन 171 से लेके 175 तक पूरा जो है वो इसको डील करता है। इसमें तो तक 3 साल जो है वो कैद की सजा है, डिस्क्वालिफिकेशन तो दूर की बात है। फिर उसके बाद जो आर्टिकल 218, 219, 220 है आइन का, वो ये इख्तियार देता है। फिर रूल 90, फिर जो रूल 103 है, सेक्शन 103 है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन प्रोसीड कर सकता है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप इंटिमिडेट कर रहे हैं इलेक्शन को, और आप वोटों की खरीदो फरोख्त करके इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास तो बहुत वाइड पावर्स हैं। सर, अभी अली हैदर गिलानी से बात हुई, वो कहते हैं कि पैसे की लेन देन की बात ही कहीं नहीं हुई, ये मेरी कैंपेनिंग का हिस्सा है। पीटीआई, बकौल उनके, पीटीआई के लोग हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं हम पे दबाव बहुत सख्त है, और वो कहते हैं कि अगर हमें निशान लगे हुए बैलेट पेपर्स मिले तो फिर हम क्या करें। तो उस केस में मैं उनको समझा रहा हूं कि कैसे जाया करना है। मेरा ख्याल आपने सिर्फ पहली फिर वीडियो देखी है, जो नई 2 रिलीज हुई है वो अभी तक आपने नहीं देखी है, जिसमें नासिर अली शाह साहब जो हैं वो 10 करोड़ रुपए तक ऑफर कर रहे हैं इन्हीं 4 महीने को। तो आप वो भी देख लें, मैं आपको भिजवा देता हूँ, वो भी देख लें। और नहीं, वो देखिए उस पे आने वाले थे सर। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अफसोसनाक है जो कुछ भी हो रहा है। और ये ही एक पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि ये आखिरी बार हो। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर एक पोजीशन ली, और हमने पूरी कोशिश की अपने तई कि हम इलेक्शन को एक बेहतर इस्लाहात की तरफ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टेटस को की पार्टीज हैं, इन्होंने हर उस इस्लाहात को रोका है जिससे को पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी हो सकती है, जिससे हम इंतखाबी निज़ाम में कुछ जो है वो बेहतर कर सकते हैं। ये बेसिकली इनकी जो तमाम तर सियासत है वो एक पुरानी जो एक लूट मार के ऊपर मबनी है, उसी के ऊपर ये चलना चाहते हैं, उसी के ऊपर है, बेस ही इनका यही है। मसलन अगर आप देखें ना, अगर जिस तरह से पंजाब में इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, बाकी जगहों पे भी हो सकते हैं, नेशनल असेंबली में भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं हो रहे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि PMLN जो है उन्होंने तो खुद ये लॉ 2015 में लाए थे। इस बार इनको जरदारी साहब ने ये सबक पढ़ाया कि अगर खुफिया होगा तो हम वोट खरीद लेंगे। और चूंकि इनकी अपनी कोई इस वक्त सियासत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ये दूसरों के उधर हो रहे हैं, ये भी उधर ही लुढ़क गए। और आपने देख लिया आज सारे ये एक्सपोज हो गए हैं PDM के लोग। अच्छा, ये बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज तलाल चौधरी साहब अभी PMLN का मुशावरती इजलास भी शुरू हो चुका है, क्योंकि मेरे ज़ाती तौर पे मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करने वाले अब इखलाकी तौर पे क्या पोजीशन लेंगे सर, जिधर अब कॉल्स ट्रेस हो गई हैं, वीडियो सामने आ गई हैं, 8 और 10 करोड़ की बातें हो रही हैं PMLN की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप लोग PTI के बंदे खरीदना चाह रहे हैं 6 से 8 करोड़ के ऊपर। नासिर शाह साहब की इधर वीडियो आ गई है, हैदर गिलानी साहब की ये वीडियो आ गई है। तो ये वोट को इज्जत दो के नैरेटिव और बयानी के साथ चलते हुए आप पहले गिलानी साहब के ऊपर बताएं, क्या इनकी कैंपेन के अंदर आप लोगों को कोई तहफ्फुजात हैं? ये वीडियो जो आई है हैदर साहब की मंजर आम पे, एनी रिजर्वेशंस?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए महर, एक तो सबसे पहली बात तो ये यानी एक तो प्रूव हुई है, वो पिछला इलेक्शन हो सेनेट का या ये वाला सेनेट का इलेक्शन हो, कि बकाऊ माल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो पीटीआई में है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें तो इनके अपने वफाकी वजीर जो हैं वो कहते फिर रहे हैं कि फलाना बिकने वाला है, फलाना बिक रहा है, फलाना बिक गया है। तो सबसे ज्यादा बिकने वाले बकाऊ माल तो चले पीटीआई में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब आ जाते हैं कानून और आइन पर भी आ जाते हैं। आपका जो खैबर पख्तूनख्वा में फ्रंट मैन है ना, एलिजिडली सर, आपका फ्रंट मैन जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जिसकी अभी हम टेलीविजन पे दिखाते हैं, जिनकी व्हाट्सएप चैट्स भी लीक हुई हैं, उनका फ्रंट मैन 2 करोड़ से शुरू कर रहा है और पीटीआई के जो बंदे हैं उधर वो कह रहे हैं 10 पे बात खत्म करेंगे। तो मगर सर ये लेन देन तो इधर अभी मंजर आम पे सारी बातें आ रही हैं। मुझे अभी भी इंटरेस्ट है कि आपका इखलाकी पोजीशनिंग क्या होगी अब इस वीडियो के बाद। हैदर गिलानी, अगर आप इजाजत दें, सबसे पहली बात तो मैंने एक सियासी बात की है कि उसकी कानून और आइन से हटके कि सबसे ज्यादा बकाऊ माल जो है वो पीटीआई में, क्यों इसमें वो लोग इकट्ठे किए गए हैं जो कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इक़्तिदार के साथ रहे हैं, किसी ना किसी पार्टी और किसी ना किसी लालच पे। और इनका अगर आप अबाज देखें तो तकरीबन किसी ने 2 दफा बिका है, कोई 4 दफा किसी ने पोजीशन चेंज की है, और ये होता रहा है। और देखिए, गुजारिश ये है, सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो पैसा नहीं है, वो क्या कहते हैं, अननोन कॉलर आईडी से आने वाले टेलीफोन भी हैं, और वो भी मैनेज वो भी फिर उसकी भी तहकीक होगी। और उसके बाद बार बार कहते हैं हमने रिफॉर्म ब्रो किया है। मेरी बात सुने, रिफॉर्म को छोड़ दें भाई, थानेदार, आईबी और चीफ सेक्रेटरी से लेकर और आईजी तक किसने उनको हुक्म देकर डस्का में वोट चोरी किया है? वहां पर किस रिफॉर्म की जरूरत थी? रिफॉर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पर ना रिफॉर्म की जरूरत है कोई, यहाँ पर जरूरत है नीयत की। और मुझे ये बताइए, 2018 के इलेक्शन में 6 बजे के बाद पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दे, उसमें रिफॉर्म चाहिए? 11:30 बजे अदालत लगा के आप हमारे उम्मीदवारों राणा साहब तो फरमा रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो आप मगर सर अगेन आप मुझे आप यूसुफ रजा गिलानी साहब एज अ उम्मीदवार, आप अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फुल खड़े हुए हैं उनके पीछे, या अब आप लोग इस वीडियो के बाद रिकंसिडर कर रहे हैं? देखिए नहीं, देखिए ना, वीडियो का एक हवा बनाकर आप पूरी की पूरी कैंपेन, जबकि आपके लोगों की अपने कोई पैसे लेना चाह रहा है, तो कोई टिकट माफी मांग कर वापस आना चाह रहा है, कोई कहता है मेरे जमीर पर बोझ है, मैंने आपसे ज्यादती की थी, मैं आना चाह रहा हूं, मैं अपना जमीर का बोझ हल्का करना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइए, ये कोई एक कैटेगरी तो नहीं है पीटीआई में जो कि पीटीआई नून लीग से या पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रही है, और ये सारे लोग जो हैं, और उसके बाद इतनी डिबेट सुप्रीम कोर्ट में हो गई है। मॉरल वैल्यूज कहां खत्म होती है, कहां शुरू होती है? प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हो तो वो ठीक है, मगर वो गलत है तो ये ठीक है। सो आई मीन जरा सी कंफ्यूजन हो रही है चौधरी साहब। नहीं देखे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना जी। देखिए, गुजारिश ये है, सीक्रेट बैलेट पे बड़ी बहस हो गई है ना जी सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत उसमें बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद देखिए, ये वाला अगर बजट लीडर ऑफ द हाउस के अलावा कोई आइन में सीक्रेट यानी आप डिवीजन नहीं होती या सामने, तो इसमें अब वो वोट अपनी मर्जी से देंगे, और इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन 18th अमेंडमेंट में यहां भी डाल दी जाती। सो ये कह देना करप्ट प्रैक्टिस, मैं एक मिनट, करप्ट प्रैक्टिसेस, क्या 50-50 करोड़ के फंड्स देना करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है? मुझे ये बताइए कि उसका क्या है? वो वजीर आजम ने मुंह खोल दिए हैं। वजीर आजम उन एमएनए को भी मिल रहे हैं, गैर अहम लोगों को, जिनको वो कभी पिछले 2.5 साल में जिनका वो नाम नहीं जानते थे। और उसके बाद आपने जो वो तो पीएम ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट के, हम नहीं दे रहे, मगर बहरहाल ये एक है। सर मुझे फवाद साहब बताएं, क्या इतना सख्त कंपटीशन होता कि अगर आपका उम्मीदवार मुख्तलिफ होता? आज नून लीग ने कहा कि सानिया निश्तर साहिबा भी होती तो हैंड्स डाउन आप लोग जीत जाते। हफीज शेख को जो आपने उठा लिया है ना, ये मत मार रहा है। लेकिन ये कंपटीशन अभी भी कोई नहीं है। ये तो आप तलाल जो है वो हमारे बड़े दोस्त हैं, और आपने उनकी घबराहट से ही देख लिया होगा कि कंपटीशन तो अब भी कोई नहीं है। और रही सी कसर ये जो वीडियो आई है जिसपे वो कह रहे हैं आपसे कि उसको आप चला क्यों रहे हैं और ये तो कोई इशू ही नहीं है, तो उससे ही आप अंदाजा हो जाता है कि कंपटीशन कितना है। कंपटीशन तो कोई नहीं है। ये तो एक रौनक मेला था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन की हमारी जो पॉलिटिक्स है उसकी कोई बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो है कोई नहीं। मतलब आप देखिए कि मरियम और बिलावल जो हैं वो स्पीचेस करते हैं, तकरीरें करते हैं। एक तकरीर में कभी आप मुझे बताएं कि उन्होंने कभी बताया हो कि वो क्या वो करेंगे आगे जो उनके अब्बा जान जो हैं वो 30-30 सालों में नहीं कर सके और वो आकर के उसको तब्दील करेंगे।
उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उनकी दाखिला पॉलिसी क्या है, सर, उनकी ये फॉरेन बात की बातें पॉलिसी। इलेक्शन सर पे खड़ा है, क्या एक बैड सिलेक्शन है कैंडिडेट की जिसकी वजह से इतनी तगोदो करनी पड़ी है हुकूमत को? अच्छा, दूसरी बात यह है, तो इसलिए उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, लिहाजा वो डे टू डे के टॉपिक्स जो है वो चुनते हैं। अब ये जो सेनेट का इलेक्शन है, असूली तौर के ऊपर तो सेनेट के इलेक्शन में इनका कैंडिडेट ही कोई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास नंबर्स ही नहीं है। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब को उतार के आप साहब ने 2-4 दिन मजे लेने हैं, मजे ले लिए हैं। कल अल्लाह अल्लाह करेगा खेल खत्म हो जाएगा, परसों से दोबारा नई कुछ जो है वो सोचेंगे कि आज हमने क्या करना है। और कोई स्ट्रगल नहीं की जी, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन ऐसे ही होता है। मतलब आपका क्या मतलब है कि हम सेनेट का इलेक्शन हो तो घर बैठ जाए? जाहिर है एक कैंपेन होनी है, लोगों ने मिलना है, करना है, उसमें क्या घबराहट है? कोई घबराहट नहीं है। हफीज शेख साहब का आज भी जब हमारा जो खाना हुआ है, जो लंच हुआ है, उसमें 176 लोग थे, ओवरऑल हमारे पास 181 है। और जो 4 नहीं थे उनमें असद कैसर साहब शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, क्योंकि वो चाइना के उस फंक्शन में थे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन एमएनएज हैं जो हैदर गिलानी से फिर मिल रहे थे? ये कौन एमएनएज हैं? चले वो भी खेल बाकी है, आपको इंशाल्लाह मजेदार ही खबरें मिलेंगी। ये खेल बाकी अभी, यानी कि आप नाम बताना नहीं चाह रहे या खुद भी नहीं जानते अभी? नहीं, नाम जानते हैं और पूरी कहानी आएगी इंशाल्लाह सामने। अच्छा, और मैं एक वक्फा ले लूं फिर। फवाद साहब ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो ले लिया है, मगर अब इसका नोटिस के ऊपर फैसला कितनी जल्दी होना होगा कि इसका कोई नतीजा भी इसका सामने आ सके? कल तो इलेक्शन हो रहा है, तो व्हाट टाइम आर यू एक्सपेक्टिंग कि कुछ हो? और ये साबित कैसे करेंगे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के कहने पे सब कुछ हो रहा था? हाउ विल इट डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हिम? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। फवाद चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन से कितनी जल्दी आपको इस नोटिस के ऊपर कोई एक्शन चाहिए, और यूसुफ रजा गिलानी को इससे किससे कनेक्ट करेंगे? आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के केस के अंदर भी नतीजतन एंड में इवेंचुअली ये बात की गई थी कि अरसलान ने ये कुछ किया है, व्हाई विल हिज फादर बी इम्प्लिकेटेड? सो अगर यही थ्योरी इधर यूज हो तो देखिए, अगर तो वही केस है, आप मिसाल है, तो फिर तो पाकिस्तान में इंसाफ हो गया, अल्लाह खैर सल्ला। वो केस जिसमें कि वो खुद ही जज साहब जो हैं वो खुद ही बैठ गए थे और बाद में वो किस्से कहानियां उसको छोड़े। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने नोटिस ले लिया है, जो बड़ा जाहिर है खुशाइंद है और हम उसको वेलकम करते हैं। और अभी जो है हम जो फारूक हबीब है वो इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस भी जो है वो फाइल करने जा रहे हैं, और अभी जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ही है। तीसरी ये बात है कि तो आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि कल ये बिला मुकाबला खड़े हो जाएं, हफीज शेख साहब जीत जाएं? ये आइडियल सिचुएशन है कि कल तक उनको अनाउंस कर दिया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है इलेक्शन तो नहीं रुकेगा, इलेक्शन तो होगा और वोटों में हम तो बड़े आगे है। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है, देखिए मेरा आपका पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि कहीं ये प्रैक्टिस को ब्रेक तो लगे ना। ये जो तमाशा बनाया हुआ है ये इस वक्त नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने लोगों को खरीदने का, हमारा इंटरेस्ट ये है कि इसको हमने रोकना है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को कही है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने आई डोंट नो क्या मुहर्रिकात थे जिसके ऊपर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम इस इलेक्शन को तो ऐसे ही रखेंगे लेकिन अगले इलेक्शन में हम ठीक कर लेंगे। भाई इस इलेक्शन को क्यों आप ठीक नहीं करेंगे? आई अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल ये आपका मुद्दा हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इस इलेक्शन में क्यों नहीं, ठीक है। मगर सर इन द मीन टाइम, बिकॉज अभी सर के ऊपर इलेक्शन खड़ा है और जो वीडियोज आ रही हैं, जो ऑडियोज आ रही हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ गया है कि ये हो क्या रहा है। और ऐसे मामले के अंदर सर आप लोग पीटीआई अरकान का ऐवान में अपनी पार्टी के मुनहरिफ अरकान को पिटाई कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, अपने लोगों को बंद कर रहे हैं होटल के अंदर। ये कैसा जमीर है जिसको आपको होटल में बंद करना होता है और फिर के आजाद ना आवारा ना हो जाए? मगर ये किस तरह की, ये क्या प्रैक्टिसेस हैं? ये कौन सी जमहूरियत है? हालात में तो ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए जो सिंध में हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में जो इस वक्त गवर्नमेंट है, ये तो सिलसिला शुरू किया था तलाल चौधरी साहब की लीडरशिप ने बैक इन 80s, जब उन्होंने छांगा मांगा बनाया था।
और उसके बाद से नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने ये एक स्टाइल अपना बरकरार रखा है। दरमियान में ये खत्म हो गया था, बट अब जब माशाल्लाह दोनों पार्टीज इकट्ठी हुई हैं तो उन्होंने कहा कि हम अपनी रवायत क्यों छोड़े, और वहीं से दोबारा शुरू कर दिया। अब जिस तरीके से एमपीएस को उठाया गया, और आज आपने देखा कि एमपीए ने किस तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कहा कि मुझे जबरदस्ती जो है किस तरीके से पकड़ा गया। अब उसके बाद अगर वो अपनी हिफाजत के लिए इकट्ठे होते हैं, रहते हैं, तो वो तो फिर एक मजबूरी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये वहाँ पे जो इंतजामिया है, और मैं तो समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत का भी काम है कि एमपीएस को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे। हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये काम था कि एमपीएस को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तलाल चौधरी साहब, देखिए पीपल्स पार्टी भी अपने प्रोपोर्शन के से हट के डिसप्रोपोर्शनेटली अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रही है सिंध के अंदर, यानी कि 4 जनरल सीटें उनके 99 नंबर स्ट्रेंथ के मुताबिक मिलती हैं प्रोविंशियल असेंबली से, 7 जनरल सीट्स के कैंडिडेट वो खड़े कर रहे हैं। उसके ऊपर वीडियोज और ऑडियोज इस तरह की निकल रही हैं। तो ये मैं अगेन आप लोगों के ऊपर इसी के लिए मॉरल प्रेशर पीएमएलएन पे है। आप 7 अंदर बैठे हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं, शफाफ सिस्टम का नारा लगा रहे हैं, मगर इन प्रैक्टिस जो हो रहा है वो तो आपके कॉल ऑफ फेथ में खुला तजाद है। हाउ कैन यू वैलिडेट सच प्रैक्टिसेस? देखिए, एक तो महज जो फवाद साहब है ना, इनकी हुकूमत को और इनको हजम नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में स्टैंस को लिया कि भी ये सीक्रेट बैलेट की ओपन बैलेट नहीं हो सकता, इनको हजम ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर इनको डस्का हजम नहीं हुआ। अब ये प्रेशर डालें इलेक्शन कमीशन पे और इखलाकी प्रेशर डालें, और उस वक्त के जब चेयरमैन सेनेट जो है वो हमारे 14 बेजमीर लेकर वो सेनेट की सीट पर बैठा हो चेयरमैन, उस वक्त इनके जमीर को कुछ नहीं होता। वो जो डिप्टी सेक्रेटरी स्पीकर कौमी असेंबली है, 50,000 जाली वोटों के साथ पिछले 2 साल से स्टे पे बैठा है, उस वक्त क्या जमीर में कुछ हिलजुल नहीं होती? यानी जमीर में मसला उस दिन ही आता है जिस दिन पीटीआई को वोट ना मिले। ये सारे वही वाले हैं जिनको जमीर जागा था। अरे सर आप लोग, अगर मैं माजरत करूं आपसे भी तलाल साहब, मैं मेरी बात गुजारिश सुन लें सर। इधर सैंक्टिटी ऑफ द सेनेट पोल्स का मसला है, पूरे प्रोसेस की सैंक्टिटी का मसला है इधर। इट्स इररिलेवेंट राइट नाउ कि अब कौन जीतता है कौन नहीं। छोटी मार्जिन से हफीज शेख जीत गया तो इनके लिए मसला है, मगर अभी गिलानी साहब भी जीत गए और ये माने ना तो क्या लेजिटिमेसी रह गई है इस जीत की? सर देखिए, नहीं सेंट्रिटी तो फिर है ना। देखिए ना, आप देखिए ना, इन्फ्लुएंस करना यानी किसी को कंपेन करना, किसी की मिन्नत करना, किसी की पांव पकड़ना, किसी को वो देखे ना, पैसे साबित कर देना जी। जहां पर पैसों के भोरे पड़े हुए थे बड़े बड़े, वो केपी के स्पीकर हाउस में, वो आज जो स्पीकर केपी था, ठीक है, ये लेजेंड पॉइंट है फवाद साहब। वो कह रहे हैं कि कैनवसिंग और कैंपेनिंग करना, लोगों से राब्ता करना तो हक हलाल उनका हक है, आप पैसे साबित करें तो बात बनती है। पैसे का लेन देन किधर हो रहा है? सही बात है। और यही अगली आप दोनों वीडियोस जब देख लेंगी तो तलाल चौधरी साहब की ये बात भी जो है वो उनका शौक पूरा हो जाएगा। अच्छा, वैसे तलाल चौधरी साहब, आज वैसे हम मिस कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मरियम बीबी इस वीडियो को ट्वीट पे टैग करेंगी और ऊपर हैशटैग देंगी वोट को इज्जत दो और ट्वीट करेंगी। तो अभी पता है आपको वो किधर बिजी हैं? आज आई भी नहीं और काफी मेरा ख्याल है बिजी हैं, उनको देख भी नहीं सके वीडियो वगैरह। चौई साहब एक गुजारिश सुने। आपको पता है बुखार है मरियम नवाज का और मियां नवाज शरीफ का, जिनकी सियासत आप खत्म कर चुके हैं, जिनको जो बाई इलेक्शन होता है वो जीत जाते हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करें तो आपके हाथ पांव कांपते हैं, वो सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का साथ दें तो आप 12 वजीर जाकर प्रेशराइज करते हैं इलेक्शन कमीशन को, ऐसे नहीं ऐसे करना। मुझे पता है आपके हाथ पांव कांपे हुए हैं। मरियम नवाज एक हकीकत है, मान लें, और उसके बाद हमें पता है कि वोट की इज्जत कैसे करवानी है। और जैसे आपने हमारे वोट चुराए हैं, मुझे बताएं फवाद साहब, आपकी कैबिनेट में, मुझे मेरी गुजारिश सुन ले, आपकी कैबिनेट में कितने लोगों के जमीर जागे थे आखिरी टाइम पर, बलोचिस्तान के नाम पर, जनूबी पंजाब के नाम पर, जीप के निशान पर? वो वोट को इज्जत, बिल्कुल। मैं एक बात, मेरी बात सुन ले, आपका अगर अपने आप तो दे दो ना। फवाद चौधरी साहब, मसला ये है तो जब कि आप गिलानी साहब जीतेंगे तो ट्वीट आएगी इंशाल्लाह, फिक्र क्यों करते हैं? मगर फवाद साहब, अगर हफीज शेख बड़ी थिन मार्जिन से भी जीत जाते ना, ये भी आपके लिए एम्बैरेसिंग है, ये भी आपके लिए सुबकी है, ये भी आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। नहीं, मैं ये तो क़याफ़े है ना।
जो इस वक्त की सिचुएशन है वो हफीज शेख जो उतना हमारी जो स्ट्रेंथ है उससे 1-2 वोट ज्यादा ही लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई अपना हमारी जो इतनी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक उनको वोट मिलेगी और कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। हफीज शेख साहब कंफर्टेबल है। देखें ये 2 वोट ज्यादा ले लें तो वो ज़मीर है, हमारे 2 वोट ज्यादा कल निकल आए तो वो बेज़मीरे हैं। और सबसे एक बात तो फवाद साहब कहें कि जो 4 लोग बिकने के लिए गए थे, जिन्होंने अपने आप को पेश किया है कि हमें खरीद लें, वो तो ये तस्लीम करते हैं ना, उस पे एक्शन तो पीटीआई ने करना ना, वो तो उसका तो ऐलान करें, उस पे क्यों घबराते हैं? कहें हमने इस तरह के बेज़मीर लोगों का सुबह वोट नहीं लेना, हम इन्हें वोट नहीं लेना चाहते इनके लिए, वो बेज़मीर वोटों के अभी के पीछे फिर बताना चाह रहे हैं कितने बंदे हैं सर? एक तो कुछ को अल्लाह ने ऐलान कर रहे हैं, आमिर लियाकत जैसे कि हम नहीं देंगे हफीज शेख को वोट, कुछ लोग हैं जो इससे रात के अंधेरों में इस तरह मिल रहे हैं, कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं कि किस तरह वोट जाया करने। लोग की तादाद कितनी है फवाद साहब, ये तो बता दें। नहीं, पहली बात तो 11 वोट की मार है सिर्फ अभी आपकी। हाँ, पहली बात तो यह है कि आमिर लियाकत समेत पीटीआई के तमाम लोग जो हैं वो हफीज शेख साहब को वोट देंगे। और हमारे आमिर लियाकत साहब के जेन्युइन कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं, उनकी जेन्युइन बात भी है, उसको सुनना भी क़यादत का फ़र्ज़ है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं वो भी पीटीआई को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हर पीटीआई का वोटर जो है वो जो इमरान खान आया है वो वोट देगा, जो है हमारे वो वोट देंगे। और कल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि हफीज शेख साहब जो हैं बड़ी कंफर्टेबली जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है, मगर चौधरी साहब क्लियर आंसर फवाद साहब, कल अगर इलेक्शन जीत जाते हैं गिलानी साहब, आप उसको तस्लीम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, गिलानी साहब ने इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं? गिलानी साहब के पास ना नंबर है, जाए ना मेरे भाई, कुछ है, नामुमकिनात में से तो नहीं है। नहीं, नामुमकिनात है, गिलानी साहब ही जीत सकते हैं। आगे चले सर, जिस तरह आपके लोग मिल रहे हैं, कॉल्स रिसीव कर रहे हैं और अपनी बोलियां लगवा रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा ना उनको कोई पीटीआई का। ये अभी कहानी अभी आप जो है अभी देखें ना अभी क्या होता है। अभी आप जरा देखें वीडियो की मजीद आगे तफसीलात आएंगी, वो आप इंटरेस्टिंग होंगी, आप देखिएगा। तलाल साहब, अब आपकी भी मैंने जिस तरह बताया जमात इसके ऊपर बैठी हुई है, अभी गौर फिक्र कर रहे हैं कि करना क्या है। ये आप लोगों के लिए भी बड़ी एक ऑकवर्ड सी पोजीशन है सर। ये वीडियोस आ गई हैं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, वही इलेक्शन कमीशन जिस पर आप तालियां बजा रहे हैं। कौन सी ऑकवर्ड है? उन्होंने सारी उम्र यही काम किया है, देखे ना, नहीं इसमें देखिए ना, ऑकवर्ड का फैसला जो है ना जी वो करना है इलेक्शन कमीशन ने ना जी। तो इलेक्शन में हम वोट देने जा रहे हैं, साथ खड़े हैं गिलानी साहब के, अगर कोई इलीगैलिटी होगी तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा। यानी ये तो नहीं ना कि यही फैसला करेंगे कि ये बैठे हुए हैं, ये कहें जी ये बेजमीर है, ये जमीर वाला है, जो इनके साथ है वो जमीर वाला है, जो बाहर बैठा वो बेजमीर है। भाई बिकने वाले जो 4 थे या 3 थे या 2 थे, चौधरी साहब पहले उसका तो ऐलान करें। उधर भी आप लोगों के कुछ बंदे टूट गए हैं, कुछ जमीर के मुताबिक नहीं कर रहे, कुछ आपके मुताबिक दबाव के ऊपर नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी ने भी एक्स्ट्रा आप फिक्र ना करें, कल शाम तक आप रिजल्ट वेट कर लें और आपको पता चल जाएगा कि कौन कहां पे खड़ा है, तो उसमें गैस करने की जरूरत चले। अगर मैं मान लूं, छोड़ दें अभी आप नेशनल असेंबली को छोड़ दें, इस्लामाबाद के सेनेटर को छोड़ दें, सिंध के अंदर भी आप अपने 5 बंदे निकाल लेंगे 5 सीटों के ऊपर? नहीं, हमारी वहां पे पीटीआई के जो लोग हैं वो 2 सीटें हमारी, एक टेक्नोक्रेट के ऊपर, एक जनरल के ऊपर, एक एमक्यूएम की वहां पे सीट है, एक जीडीए की सीट है। तो ये हमारे जो लोग हैं वो क्लियर हैं, वो इसके मुताबिक। तो ठीक है, वो तो ठीक है सर, मगर अभी भी आपके बंदे उधर टूट रहे हैं ना। अभी आपके 5 बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी पीटीआई देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, टोटल एमक्यूएम और जीडीए को मिला के आपकी 65 की स्ट्रेंथ है। आप अपनी 5 सीटें निकाल सकते हैं, 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 विमेन सीट। बट सर द प्रॉब्लम राइट नाउ इज सम पीपल आर ब्रेकिंग ऑफ ऑन दिस, तो ये 5 शायद ना निकाल सकें आप। और अगर पीपल्स पार्टी अपने प्रोपोर्शन से ज्यादा सीटें निकाल देती है तो फिर आप क्या करेंगे? No one is breaking off, and you will see that People's Party will again face humiliation even in Sindh. So People's Party का ख्याल है कि वो बड़े People's Party face no humiliation। 2018 में 51 MQM की स्ट्रेंथ थी प्रोविंशियल असेंबली में, अपना सेनेटर निकाला नहीं, सारी पीपल्स पार्टी को मिल गए एक्सपेक्टेड से ज्यादा। सो दे डोंट फेस ह्यूमिलिएशन। और इधर जरदारी साहब बार-बार कह चुके हैं सरप्राइज होगा। बस वो उनको लगता है कि वो बड़े चालाक हैं। ये कल जरा आ जाए, उनको पता चल जाएगा कि वो इतने चालाक भी नहीं है, खुद को उन्होंने ओवर रेट किया हुआ।
ओवर रहा है या एस्टैब्लिशमेंट जो है बाकी न्यूट्रल है इस केस के अंदर? अभी अब कुछ समझने से कासिर है कि हो क्या रहा है, क्योंकि सिंध की मार्का राय में ये अहमियत की हामिल इसलिए भी है कि सिंध असेंबली के कुल मेंबरान जो है नाज़रीन 168 हैं और एक जनरल नशिस्त के लिए सिंध के 24 वोट और एक मखसूस सीट के लिए 56 वोट दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी 99 मेंबरान के साथ 6 नशिस्तों पर कामयाब हो सकती है, मगर सिंध में अपोजिशन का 3 जमाती इत्तेहाद हो चुका है। 65 नशिस्तों के साथ ये 2 जनरल सीट निकाल सकते हैं अपनी आराम से और सिंध में 11 सेनेट की नशिस्तों के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे जा चुके हैं। टोटल सिंध के अंदर ये टोटल 168 मेंबरान हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 99 है। पीपल्स पार्टी बासानी अपनी 6 नशिस्तें तो निकाल सकती है, मगर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी और अपने 7 कैंडिडेट्स उतार चुकी है जनरल सीट्स के लिए, विच आई मीन वे फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि कोई सीट एडजस्टमेंट तो अनाउंस की नहीं है, मगर कैंडिडेट्स इतने उतार दिए हैं। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि माहौल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ज़रा सा धुंधला होता जा रहा है। पीटीआई के पास अभी 94 मेंबरान हैं, एक जनरल नशिस्त के लिए 21 वोट दरकार हैं और यूं पीटीआई को करीबन 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, मगर उधर भी अभी ये लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। अपोजिशन पार्टी इस तरह एक सीट भी नहीं निकाल सकती, मगर सारा पीडीएम जो है उनके साथ जमात इस्लामी मिल गई है, ये साथ तगड़े हो गए हैं। 2 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी इनकी यकीनी है, लेकिन एएनपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे के पुराने खिलाड़ियों की सियासतबाजी अब पीटीआई के बागी अनासर को अब शीशे में उतार सकती है कि नहीं, ये अगले 24 आवर्स के अंदर भी नहीं, उससे 12 घंटों के अंदर पता लग जाएगा। ये गहरे होते रात के अंधेरों के अंदर मोरे खिसकाने का खेल है। शदोमत से अभी भी ये जारी है एज वी स्पीक। आज़ाद ज़मीर कमरों में बंद हैं और ब्रीफ केसों में लगी नोटों की तह में दबे हैं, या फिर पार्टी कायदीन की हदायत के वजन तले सोए पड़े हुए हैं। ये कुछ नहीं हम समझ सक रहे, मगर एक बात आज तय हो गई है कि इस प्रोसेस और इसकी सैंक्टिटी को बहाल करना बहरहाल ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह।